अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूं जो कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 डोमेन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि है बेसिक साइंसेस एंड जनरल नॉलेज, क्वालिटी कंट्रोल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल बायोलॉजी, लैब सेफ्टी एंड जनरल प्रोसीजर्स, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। ये 5 डोमेन हैं जिसके अंदर रहते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि मोस्टली रिपीट भी होते आए हैं, तो इससे आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एथिक्स इज डिफाइंड एज। ये क्वेश्चन आता है, इसके साथ 2 और 3 डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हुई होती हैं जो कि एथिक्स को डिफाइन कर रही होती हैं। लेकिन जहाँ पर भी मोरल प्रिंसिपल्स की बात की जाए वहाँ पर एथिक्स की डेफिनेशन वैलिड होती है। जैसे यहाँ पर है, मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और स्टडी ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मोरल प्रिंसिपल्स। तो जहाँ भी मोरल प्रिंसिपल्स की बात की जाए वो डेफिनेशन एथिक्स के लिए वैलिड है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्यूरेसी। हम लैब में काम करते हैं, लेबॉर्ट्री में आप में से किसी ने काम किया होगा, तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन, 2 टर्म्स मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सो यहाँ पे एक्यूरेसी की डेफिनेशन पूछी गई है जो कि है हाउ क्लोज अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट्स टू देयर ट्रू वैल्यू। मतलब रिपीटेड वैल्यूज आ रही हों जो कि अपने मीन से करीब हों वो एक्यूरेसी कहलाती हैं, और अगर रिपीटेड वैल्यूज अपने मीन से दूर हों लेकिन उनकी वैल्यू एक दूसरे के करीब हो तो वो प्रिसीशन कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन, मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज। इस तरह का सवाल आता है, बहुत आता है, पिछले 2-3 सालों से लाजमी रिपीट होता आया है कि 5-6 वैल्यूज दे दी जाती हैं जिसका हमें मीन निकाल कर देना होता है विदाउट यूसेज ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर हमें मीन निकालना होता है। कोई भी नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर है 50, 32, 90, 45, 61, इन सबको प्लस करेंगे और जो इनका टोटल नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 5 नंबर्स हैं तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो इसका मीन निकल आएगा। तो इस तरह सवाल आते हैं तो मीन की प्रैक्टिस कर लीजिए। ग्लूकोज मीन प्रॉब्लम। जिस तरह पिछला मीन देखा, इसी तरह एक पेशेंट का पूरी हिस्ट्री दे दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, और एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह था जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ थी। उन वैल्यूज़ को प्लस करके उनके टोटल नंबर से डिवाइड करवा दिया जाए तो मीन आ जाएगा। लेक्चरर गेस्चर्स विद इंस्पायर यू। ये इस तरह का एक पूरा सिनेरियो था कि एक लेक्चरर है जो कि आपको डिफरेंट स्टाइल से हाथ यूज़ करते हुए, अपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देते हुए, बोर्ड यूज़ करते हुए आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है। तो उसकी क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर कर रही है? तो यहाँ पे उसका जो गेस्चर था वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन। माइटोसिस और मियोसिस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर टेस्ट में आते हैं। कहीं माइटोसिस पूछा जाता है लेकिन मोस्टली यहाँ पर मियोसिस ज़्यादा पूछा जाता है कि किस फेस में क्या होता है। तो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 के अंदर। हो सकता है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, इस साल मियोसिस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, तो मियोसिस का टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिए। स्पेसिमेन एब्जॉर्ब्स मोर लाइट मीन्स एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट एनालाइजर्स यूज़ होते हैं जिनका डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री लैब की बात करें तो वहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारे एनालाइजर वर्क कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि अगर स्पेसिमेन ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अगर एक ब्लड सैंपल के अंदर हम शुगर को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो जो शुगर है, हमारा स्पेसिमेन है, वो इतनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा जितनी वो प्रेजेंट होगा एक सैंपल के अंदर। तो सैंपल एब्जॉर्ब्स मोर लाइट
तो उसकी उतनी ही कंसनट्रेशन होगी। तो यहाँ पर आंसर इसका था हाई कंसनट्रेशन। मोर कंसनट्रेशन मोर एब्जॉर्बेंस, जितना एब्जॉर्ब करेगा मतलब उसकी कंसनट्रेशन इतनी ही ज़्यादा है। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यहाँ पर इसका प्रिंसिपल है, उसकी डेफिनेशन थी, उसको ही हमें करेक्ट आंसर देना था। माइक्रोसिटिक एनीमिया, इस क्वेश्चंस को इस तरीके से दिया गया था कि एक ओरिजिनल स्लाइड की पिक्चर थी, एक ब्लड सीबीसी काउंट की पिक्चर थी, जिसके अंदर रेड सेल्स बहुत कम थे लेकिन उनका साइज छोटा था। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी डिजीज़ है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रेड सेल कम है, एनीमिया है, और सेल का साइज छोटा है, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह सवाल भी आ सकता है कि आपको एक पिक्चर दे दी जाए कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। आरएनए बेस, आरएनए बेस 5 तरह की या 4 तरह की जो हमारी बेसिस होती हैं, उसमें से हमें पता है कि टोटल 5 बेसिस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। और यूरासिल ऐसी बेस है जो सिर्फ आरएनए में होती है, डीएनए में नहीं होती। तो यूरासिल करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ हेपेरिन ट्यूब गिव्स, हेपेरिन यहाँ पर हमें पता है कि एंटीकोगुलेंट है, जहाँ पर एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं करता। और जब हम ऐसी ट्यूब में सोडियम हेपेरिन या लिथियम हेपेरिन की ट्यूब जो होती है वो ग्रीन टॉप में होती है, उस ट्यूब को उसमें हम ब्लड सैंपल लेकर अगर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए हाई स्पीड के ऊपर, तो प्लाज्मा और रेड सेल, ये दो चीज़ें अलग होती हैं। एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब के अंदर सीरम कभी भी सेपरेट नहीं होता। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ लोग सीरम को टिक कर देते हैं, सीरम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटीकोगुलेंट वाली ट्यूब में प्लाज्मा और रेड सेल अलग होंगे। ठीक है। हाइपरकलेमिया, हाइपरकलेमिया ये टर्म है, ये यूज़ की जाती है हाई लेवल ऑफ पोटेशियम के लिए। हाइपरकलेमिया हाई लेवल ऑफ पोटेशियम। इसी तरह हो सकता है कि इस साल टेस्ट के अंदर हाई लेवल ऑफ सोडियम पूछा जा सके, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम को क्या कहते हैं, तो ये टर्म समझ लें और इस तरह के रिलेटेड टर्म्स की तैयारी कर लें। What will you do with unused chemicals? अच्छा, लेबॉर्ट्री में ये होता है कि जब एक दफ़ा आप केमिकल निकाल लें तो आप उसको वापस उसके ओरिजिनल कंटेनर में नहीं डाल सकते, कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि वो जो तुम्हारा केमिकल है कंसनट्रेटेड है उसकी कंसनट्रेशन में कोई फ़र्क आ जाए, इसलिए उतना केमिकल निकाला जितना आपको यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा केमिकल निकल आया है और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप उसको सिंक में नहीं डालेंगे या किसी ऐसी जगह पर नहीं फेंकेंगे जो कि हैज़ार्डस, क्योंकि ये हैज़ार्डस केमिकल है। ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं कि डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के लिए डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, तो उस कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। बफर कंपोजिशन, बफर किस तरह बनता है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, या हो सकता है ये सवाल दोबारा रिपीट हो जाए। वीक एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर आप सर्च भी करें तो आपको मिलेगा कि बफर कंपोजिशन होती है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। लैब शूज शुड बी, लैब शूज क्लोज होने चाहिए। क्लोज टो के शूज होते हैं तो हमारे पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं किसी केमिकल से, किसी बायोलॉजिकल बेस से। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, NaOH का इक्विवेलेंट मास 40 होता है। इसी तरह हो सकता है कोई और केमिकल पूछा जाए। C1H2O1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जहाँ पर एक कार्बन यूज हो रहा है वहाँ पर मोनोसेकेराइड कहलाएगा, 2 कार्बन होंगे तो डाइसेकेराइड और ज़्यादा होंगे तो पॉलीसेकेराइड, सो मोनोसेकेराइड इज द आंसर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो कि होता है ग्लव्स, लैब कोट और बेसिक चीज़ें। और लैब कोट और ग्लव्स तो आपके बहुत बेसिक है, किसी भी लैब में जाए ये 2 चीज़ें आपने लाजमी यूज़ करनी होती हैं। अगर लैब कोट ऑप्शन नहीं दिया गया तो सबसे बेसिक आपका ग्लव होता है। Which one of these can be caused by needle stick injury?
यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेस दी गई थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा नियर आंसर HIV था, जो कि इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है। किसी भी किस्म की नीडल हो, हमें नहीं पता वो किस चीज़ से इन्फेक्टेड थी, कोई इंजेक्शन है, कोई ऐसा कोई भी ऐसी नीडल है जिसमें कोई ड्रॉप बाकी रह गया हो ब्लड का, सीरम का, प्लाज्मा का, को नहीं पता, वो चीज़ आके लग गई तो वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर जाएगी। सो ऑप्शन को देखते हुए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो HIV डिजीज़ जो है वो ब्लड के थ्रू फैलती है। पेशेंट विद जॉन्डिस एंड हिज कॉन्जुगेट बाइल हाई। यहाँ पे भी एक पूरा सिनेरियो है कि एक पेशेंट है जिसको जॉन्डिस हुआ है, आपके पास आया, उसको जॉन्डिस हुआ है और उसका जो बाइल का रिजल्ट है वो हाई आ रहा है। टोटल बाइल, डायरेक्ट बाइल, इसका रिजल्ट हाई आ रहा है। इसका मतलब उसका कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड है? उसका लीवर खराब है, लीवर डैमेज है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर, ये स्टेरॉइड्स होते हैं। पेशेंट्स विद ए टाइप ब्लड ग्रुप हैव, जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है उसके ब्लड में बी एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड ग्रुप वाले के पास ए एंटीबॉडी होती है। तो इसी तरह ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बायोसेफ्टी लेवल्स आर, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग, बायोसेफ्टी लेवल्स कितने हैं और बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। बायोसेफ्टी लेवल्स 4 होते हैं, जबकि बायोसेफ्टी कैबिनेट्स 3 होते हैं। सेल डेथ ड्यू टू इंजरी, यहाँ पे भी 2 टर्म्स यूज होती हैं, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। जब प्रोग्राम सेल की बात आए, प्रोग्राम सेल डेथ की, वहाँ पे हम एपोप्टोसिस का वर्ड यूज करते हैं, और सेल डेथ ड्यू टू इंजरी वो नेक्रोसिस कहलाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शोज कलर। ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जिसमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के शो होते हैं एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के शो होते हैं। The process by which a cell engulfs a particle and digests it, इस प्रोसेस को हम कहते हैं phagocytosis. Penicillin is obtained from fungi. Penicillium notatum, fungi इसका आंसर है। ब्लड इज फ्लूइड लाइक, ब्लड अगर टिश्यू लाइक होगा तो सेल्स की वजह से, ब्लड अगर फ्लूइड लाइक हम कहेंगे तो प्लाज्मा की वजह से। पेशेंट विद पैरासाइट्स इन स्टूल, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, एक पूरा सिनेरियो था, लेकिन इसके आंसर में हमसे ये पूछा जा रहा था कि अगर किसी पेशेंट के अंदर पैरासाइट्स मिले, पैरासिटिक इन्फेक्शन उसको हुआ है, तो उसके ब्लड में कौन सा ल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कौन सा ल्यूकोसाइट हाई आएगा। इजिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन में हाई हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं और लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। सीरम प्रोटीन सैंपल रन ऑन एनालाइजर, रिजल्ट वैलिडेशन बार। आपने एक सैंपल को रन किया, किसी पेशेंट का सैंपल था प्रोटीन का, उसको आपने रन किया एनालाइजर में और आप उसकी रिपोर्ट देने लगे हैं, लेकिन आप किस बेसिस पे अपने रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे कि हाँ हमारा रिजल्ट सही है। तो एक लेबॉर्ट्री के अंदर QC जब हम रन करते हैं एनालाइजर पे, तो वो हमारी QC हमें बताती है, हमारे रिजल्ट को वैलिडेट करती है कि अगर QC का रिजल्ट रेंज में आया, उसका मतलब हमारा जो पेशेंट है उसका रिजल्ट भी वेरीफाई है, वैलिडेट, वैलिड रिजल्ट है। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन हम कहाँ पढ़ रहे होते हैं, किस ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस की, इम्यूनोलॉजी में। थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है और जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई हो। अगर बीटा थैलेसीमिया है तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर, हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो थैलेसीमिया होता है। वो अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। अगर अल्फ़ा चेन के अंदर हो तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में म्यूटेशन है तो बीटा थैलेसीमिया।
यहीं पे इसके रिलेटेड एक सवाल है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, हीमोग्लोबिन किस पे कंसिस्ट करता है? उसकी 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 अल्फा 2 डेल्टा, 2 बीटा 2 डेल्टा, तो गैमा 2 अल्फा, इस तरीके से ऑप्शंस होंगे। इसमें से आपने सेलेक्ट करना है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। आइडेंटिफाई द डिजीज। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि एक पिक्चर थी, एक डायग्राम थी, एक ब्लड डिजीज की, जिसके अंदर रेड सेल का ना शेप कुछ चेंज हुआ था। तो उस सेल का जो शेप था उसको देख के अंदाज़ा लगाया कि ये सिकल सेल डिजीज है। आप सर्च करेगा तो उसको आपको सिकल सेल की नज़र आ जाएगा, किस तरीके से सिकल सेल डिजीज का रेड सेल होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज की होती है। आर्मी ऑफ ब्लड डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये हमारे जनरल नॉलेज के सवाल। What will you do if acid spill on floor? अगर आपसे या वैसे ही किसी से एसिड स्पिल हो जाए फ्लोर पे, तो हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। बेस गिरेगा, बेस का स्पिल होगा, तो उसको एसिड से न्यूट्रलाइज करवाया जाएगा। और अगर एसिड स्पिल हुआ है तो हम उससे रिएक्शन से बचाने के लिए, उसका रिएक्शन ख़त्म करने के लिए, उसकी क्रोसिव नेचर ख़त्म करने के लिए बेस के साथ उसको न्यूट्रलाइज करवाएंगे और फिर उसको क्लीन करते हैं। तो इसको हम न्यूट्रलाइज करवाएंगे। अपॉन ऑक्सीडेशन दैट गिव्स मोर एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं लिपिड कंपाउंड्स। लिपिड हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो ग्लूकोज है। यहाँ पर हमारा आंसर लिपिड है। फॉर फायर सेफ्टी एवरीवन शुड हैव। हर किसी के पास अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, फायर से प्रोटेक्शन के लिए फायर मास्क होना चाहिए, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट ये हर बंदा अपने साथ नहीं रख सकता। वो पूरी लेबॉर्ट्री के अंदर डिफाइंड प्लेसेस पे लगे होते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल प्रोटेक्शन चाहिए कि हर इंसान अपनी अलग अलग प्रोटेक्शन करे ड्यूरिंग फायर इमरजेंसी में, तो वो फायर मास्क है। बिफोर लिविंग लैब व्हाट विल यू डू फॉर योर सेफ्टी। हर इंसान अपनी सब सेफ्टी के लिए सबसे बेसिक काम क्या कर सकता है? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश करेगा, मोस्टली उसके सारे जो जर्म्स है वो क्लीन हो जाएंगे और वो अपने आप को बहुत हद तक और दूसरों को भी बचा सकता है किसी भी तरह की डिजीज़ से। क्योंकि हम लैब में काम कर रहे होते हैं, तो ब्लड सैंपल होता है और सीरम होता है, तो लैब को लीव करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। ये लैब सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। Dental caries occur due to deficiency of fluoride. Pyrimidine base। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह की बेसिस होती हैं, हमें पता है, pyrimidine एंड फ्लोराइन। फ्लोराइन बेस पूछा जाए तो एडेनिन और गोनिन है। pyrimidine बेस कौन सी है? थायमीन एंड साइटोसिन। Why to wear goggle? ये भी एक जनरल नॉलेज का और लैब सेफ्टी का कॉमन क्वेश्चन है कि गॉगल्स क्यों वेयर किए जाते हैं, ताकि अगर किसी किस्म का स्प्लैश हो जाए तो उससे हमारी आइज को प्रोटेक्शन मिल सके। हॉट एयर ओवन इज़ नॉट सूटेबल फॉर। किसी भी किस्म के प्लास्टिक ग्लव्स हों, जो हमारे पास ऑप्शन था, जो सूटेबल ऑप्शन था हमारे पास, वो प्लास्टिक ग्लव्स का था। प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन। ये है सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज है। एंटीबॉडी दैट अपीयर्स फर्स्ट आफ्टर इन्फेक्शन। हमारे पास 5 एंटीबॉडीज होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। सबसे पहले जो अपीयर होती है, जो रिसेंट इन्फेक्शन हुआ हो, सबसे पहली एंटीबॉडी हमें क्या मिलेगी? IgM। उसके बाद IgG बनती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। मिल्क शुगर इज लैक्टोज। मोल्स पर लीटर किसका फॉर्मूला है? मोलारिटी का। ब्लड डज नॉट क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो फ्लो करता रहता है
अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बायोलॉजिकल कंडीशन ना हो जाए, कोई ऐसी डिजीज ना हो जाए कि वो क्लॉट बनना शुरू हो जाए। लेकिन ब्लड फ्लो करता है, क्लॉट क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट नेचुरली होता है, हेपरिन। उस हेपरिन की मौजूदगी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो क्यों हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होता? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट हेपरिन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं यहाँ पे बता दूँ कि टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और 1 आवर अप्रोक्स, मैक्सिमम 1 आवर का टाइम दिया जाता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इजी भी होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इसी तरीके से होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है इसमें से दोबारा रिपीट हो जाए, या इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हों और ये आपको हेल्प करें आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Good luck. Thank you.